नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सी वाई एस्ट्रोलॉजर में। हमारी सीरीज जो चल रही है वो मैरिज पे चल रही है हमारे वीडियोस की। और मैं मैरिज के लिए और ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं मैरिज के को लेके कि उनकी मैरिज क्यों नहीं हो रही है और मैरिज कब होगी, कैसे देखा जाता है मैरिज को और क्या प्रेडिक्शन है मैरिज की। तो उसी को लेके मैं ये वीडियो एक और वीडियो बना रहा हूँ मैरिज को लेके कि मैरिज के उसमें आपको मैं समझाऊं कि कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे देखा जाता है। और जैसा कि मैंने बताया है कि मैं लाइव कुंडलियों पे उन पे करके दिखाऊंगा काफ़ी लोगों को। जो मेरे पहले भी कुछ वीडियोस थे वो लाइव ही थे। जैसे अंगारक योग के 2 वीडियो थे और बुध आदित्य योग का था और काफ़ी मतलब वीडियो है मैरिज के भी थे। तो वो मैंने जो फेसबुक पे यूट्यूब पे लोग भी अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं जो मेरी इन पेजों पे, तो मैं उन्हीं को लेता हूँ। तो ये जो डिटेल है ये हमारे फेसबुक अकाउंट पे किसी जातिका ने डाली थी। और उसके बाद उनको काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, तो उन फिर मैंने जब उनकी जन्म कुंडली देखी तो मुझे लगा कि ये अच्छी जन्म कुंडली है, इससे काफ़ी लोगों को सीखने को मिलेगा कुछ। इसमें मैं 3 चैप्टर बताऊँगा आपको, मतलब 3 चीज़ें बताऊँगा। एक तो हम मैरिज को देखेंगे, एक हम देखेंगे इसमें कि आपके इनका जो मतलब नेचर है वो कैसा है। तो और एक हम देखेंगे इनको अभी इनकी जो इनको प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इनको कुछ अजीब सा फील होता है कि इनके साथ कुछ मतलब सेक्सुअली हरासमेंट टाइप कुछ होगा, यानी कि बलात्कार टाइप ऑफ घटना हो सकती है। वो क्यों क्यों इनको ऐसे मन में आता है, क्यों ऐसा कुछ इनको फील होता है। तो ये हम देखेंगे कि इनका क्यों होता है। तो मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, ऐसी कोई घटना इनके साथ नहीं होनी है, क्योंकि वो मैंने काफ़ी डीपली जाके देखा है। तो ये चीज़ नहीं होनी है इनको, लेकिन इनको आ रहा है मन में, तो क्यों आ रहा है वो हम देखेंगे। तो अब ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा होगा, तो आप ज़रूर देखें इस वीडियो को पूरा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये एक रियल कुंडली है। तो ये जो हमारे पास जो कुंडली है वो है 10 फरवरी 1989, दोपहर के 2:03 कपूरथला पंजाब इंडिया। तो ये जो कुंडली बनी है ये बनी है मिथुन लग्न की कुंडली है। और लग्नेश जो है वो अष्टमेश हो गए हैं, यानी अष्टम भाव में बैठ गए। तो यानी कि ये बहुत बुरा है, अष्टम भाव में नहीं होना चाहिए लग्नेश को। तो लग्नेश सबसे कमजोर हो गया। तो अब ये कुंडली थोड़ी सी कमजोर हो गई। वैसे इसके मतलब रिजल्ट है उनमें कमी हमेशा आपको मिलेगी। फिर उनके जो कुंडली में जो योग कारक ग्रह हैं, जैसे कि शुक्र देवता है जो पंचमेश है, तो उनके वो भी अष्टमेश हो गए हैं। और सूर्य देवता है वो भी अष्टमेश हो गए हैं। और शनि देवता है वो अच्छे हैं, 7वें घर में विराजमान है। और गुरु देवता है जो केंद्र के मालिक हैं और 12वें घर में विराजमान है। तो कुल मिला के इनके काफ़ी ग्रह बहुत बुरी अवस्थाओं में हैं और काफ़ी मतलब कुंडली कमज़ोर हो गई है। तो इन्होंने काफ़ी जगह कुंडली दिखाई है, इनकी शादी नहीं हो पा रही है, काफ़ी प्रॉब्लम आती है इनको। तो इनको काफ़ी सारे ज्योतिषाचार्यों ने इनको ये बातें बताई है कि आपके अंदर सेक्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप अपने जो हस्बैंड है उससे काफ़ी लड़ाई झगड़ा करोगे और आपकी शादी टूट जाएगी, आपके शादी के योग कम हैं। और मतलब काफ़ी तरह से इनको घुमाया गया है कि राहु की शांति कराएं, आपके भागेश भाव में राहु बैठा है। मतलब ये जो भाग्य का भाव है उसमें राहु बैठा है। और एक राहु पितृदोष भी बता दिया किसी ने, क्योंकि राहु जो है वो 11 नंबर शनि की राशि में। राहु और शनि का जब मेल होता है तो कुछ लोग पितृदोष भी बताते हैं। तो जो भी है हमारा यहाँ पे प्रेडिक्शन सिर्फ मैरिज का है, तो हम उन बातों पे नहीं जाते हैं। हम एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें आप ये देखिए गुरु महाराज की दोनों राशियाँ केंद्र में आ रही है, तो ये एक केंद्र अधिपति दोष बन रहा है। केंद्र अधिपति दोष की जो मतलब ये कंसिडरेशन है कि केंद्र में अगर गुरु महाराज की दोनों राशियां आ जाए तो केंद्र अधिपति दोष होता है। और कैंसिलेशन का पॉइंट ये है कि गुरु जो है उनकी प्लेसमेंट चौथे, छठे, 8वें और 12वें घर में हो, तब ये केंद्राधिपति दोष बनता है। बाकी घरों में अगर हो तो नहीं बनता। जैसे कि गुरु यहाँ पे 12वें घर में, तो ये केंद्राधिपति दोष है। अगर यहाँ पे न होता गुरु और 11वें घर में होता तो ये केंद्राधिपति दोष नहीं बनता। 10वें में होता तो नहीं बनता, 9वें में होता तो नहीं बनता। तो ये एक योग था जो आ गया मेरे कंसिडरेशन में, तो मैंने आपको बता दिया। अब हम मैरिज के प्रेडिक्शन करेंगे।
तो मेरी के जो भाव हैं वो मैंने पहले दूसरे वीडियो में बताए हैं कि अकॉर्डिंग टू केपी एस्ट्रोलॉजी, अगर 7th कस्पल सबलोड थ्रू सिग्निफाई स्टार लोड 2 7 11, यानी दूसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, ये अगर वो सिग्निफाई कर देता है 7th कस्पल सबलोड और स्टार लोड, यानी कि ये जो 7वां आ रहा है धनु गुरु, तो शादी का योग बनता है। तो दूसरा, 7वां और 11वां, ये 3 घर हमारे पास होते हैं। अगर कोई भी प्लेनेट ये सिग्निफाई करता है तो हमारे पास जो सिग्निफाई टेबल है हम इसको नहीं लेंगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ये जो सिग्निफाई टेबल है ये कस्पल सबलोड और कस्पल कुंडली के अनुसार नहीं है, ये लग्न कुंडली के अनुसार है। तो हम हमारी जो मैंने इसके लिए अलग से बनाई है, हम वो यूज लेंगे। तो मैंने ये डिटेल के लिए बना ली है, इसको हम रिजल्ट मान के इन पे ही प्रेडिक्शन करेंगे। तो अब हमें ये देखनी है कि मैरिज क्यों नहीं हो रही है। एज इनकी 28 वर्ष हो गई है, तो अमूमन हमने देखा है कि 26, 24 या 25 या 27 वर्ष की उम्र में शादी हो जाती है, तो अभी इनकी शादी क्यों नहीं हो रही है। तो शादी के जो लिए अभी हमें वर्तमान में देखना है क्या, कौन सी दशा चल रही है और किस ग्रह की दशा चल रही है। तो अभी हमने देखे यहाँ पे, अभी हमारे पास शुक्र देवता की महादशा चल रही है, यानी कि शुक्र जो है वो मैरिज का नेचुरल बेनिफिशियल ग्रह है। तो अब शुक्र देवता में किसका अंतरा चल रहा है, तो 2017, यानी कि अभी जो है 12/1/2017 तक शुक्र में गुरु का अंतरा है, यानी कि गुरु तो अभी 12 तारीख को चला जाएगा। तो हम शनि का अंतरा देखते हैं। शनि का अंतरा जो है वो काफी बड़ा है, वो है 2017 से लेकर 2020 तक। तो शुक्र और शनि, यानी शुक्र की महादशा और शनि के अंतरे में 2020 से पहले शादी हो जाए, अच्छी बात, क्योंकि 3 साल का अंतरा है। तो अब हमें 2 घरों के रिजल्ट देखने हैं, शुक्र और शनि। अब शनि में भी अंतरे आएंगे, जैसे कि शनि में भी अंतरे आएंगे, तो हम उतनी डेप्थ में नहीं जाते हैं, हम शुक्र और शनि को ही लेते हैं पहले। तो इसके लिए हम सिग्निफिकेटर को देखते हैं। तो ये हमारी सिग्निफाइड टेबल है, हमने बना रखी है। अब ये जो टेबल है इसमें देखिए कि कौन सा प्लेनेट, यानी कि शुक्र देवता क्या दे रहा है। तो शुक्र देवता जो है वो 7वां घर भी दे रहा है यहाँ पे और 12वां घर भी दे रहा है, लेकिन 8वां और 12वां दे रहा है। यहाँ पे नीचे भी 8वां और 12वां दे रहा है। तो 8वां और 12वां घर जो है बहुत बुरा घर है। 8 और 12 जो है वो किसी भी चीज को बिगाड़ने के काम आते हैं। अगर वो 6 के साथ लग जाए तो 6 का बुरा हाल कर देते हैं, 3 के साथ लग जाए तो 3 का बुरा हाल कर देते हैं, 7 के साथ लग जाए तो 7 का बुरा हाल कर देते हैं। तो 8 और 12 बहुत बुरे घर हैं। तो 7 के साथ लग गए तो अब ये इनको मैरिज नहीं देनी है, यानी कि नेचुरल बेनिफिशियर है वीनस, लेकिन शादी में विघ्न आएगा। लेकिन शादी के जो सपने हैं वो जरूर दिखाएगा, शादी की इच्छा जरूर होगी। लेकिन अगर शादी की इच्छा क्यों नहीं होती है, 2 चीजें होती है इसमें। एक तो होती है, कुछ लोग कहते हैं कि यार हम अभी शादी नहीं करेंगे, अभी हमारी इच्छा नहीं है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, बाद में करेंगे। तो ये होती है एक शादी की इच्छा नहीं होनी। शादी का जो नहीं होना, यानी कि शादी की इच्छा नहीं होनी, उसके लिए हमें 2, 7 और 11 का 12वां भाव लेना है। तो उसका जो 12वां भाव होता है वो है पहला, छठा और 10वां। वो जब आ जाता है किसी प्लेनेट में, जैसे कि आपके सामने मैं एक दिखाता हूँ इनमें से, ये जैसे है छठा और 10वां सूर्य में आ रहा है। तो अब इनकी यहाँ पे यानी कि सन का जब अंतर आएगा तो इनकी इच्छा नहीं होगी, लेकिन अभी जो है, यानी कि अभी जो इच्छा होगी लेकिन इनमें विघ्न आएगा। तो ये जो भाव हैं, ये इनमें काफी रिजल्ट और भी आते हैं डेप्थ में जाने से, लेकिन मैं वो सारी बातें वीडियोस पे नहीं बता पाता हूँ क्योंकि उससे फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो यानी मोटी बात यही है कि इनकी इच्छा तो होगी लेकिन शादी में विघ्न आएगा और शादी का जो बात है वो बन नहीं पाएगी। तो वीनस यहाँ पे डिनाई करेगा। फिर सेचन को देखते हैं। सेचन जो है वो 7वां घर दे रहा है, 10वां घर दे रहा है, एक अच्छा है एक बुरा है। यहाँ पे 8, 12 दे दिया, यहाँ पे 3, 11 दे दिया। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये भी ऐसे ही कंडीशन दे रहा है, क्योंकि 7, 8, 12 हो गए। 7, 8, 12 का मतलब क्या है, 7, 8 और 12। मैं आज आपको बहुत अच्छी एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। 7वें घर के साथ अगर 8, 12 जुड़ जाता है, छठे घर के साथ जुड़ जाए तो बड़ी बीमारी देता है। 7वें घर के साथ जुड़ जाए तो
आदमी को गुस्सा देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा, यानी कि इतना गुस्सा आता है। तो मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने बताया था, तो मैंने देखा था उनकी कुंडली में, तो मैंने उनको बोला कि आपको गुस्सा कितना आता है? उसने बोला था कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ऐसे आता है कि किसी को मार दूँ। तो ये वही गुस्सा है जो आप देख रहे हो इस कुंडली में। और एक बात मैंने और बोली थी, मैंने कहा कि आपको ऐसा लगता है क्या कि आपके साथ कुछ बलात्कार जैसी घटना हो सकती है क्या? तो उसने कहा हाँ, मेरे को रोज़ ऐसा लगता है, रात को कभी-कभी ऐसा, जैसे जब मैं ऑफिस से आती हूँ तो मेरे को ऐसा एहसास होता है। तो ये जो एहसास होते हैं वो कैसे होते हैं? 7वाँ घर, 8वाँ और 12वाँ, ये तीनों घर यानी 8-12 के साथ अगर साथ जुड़ जाए तो सेक्सुअली हरासमेंट यानी बलात्कार जैसी घटनाओं को सिग्निफाई करते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं आपको वो सब चीज़ें दिखाऊँगा इसमें करके। तो अभी हमारा जो मैरिज पे बात हो रही है, तो मैरिज इनके अभी नहीं हो रही है। तो मैरिज कब होगी? क्यों होगी? अगर मान लीजिए दोनों ही प्लैनेट मैरिज नहीं दे रहे हैं, तो क्या करे लड़की? यानी कि 2020 तक वेट करे, जब शनि का अंतरा निकल जाएगा, उसके बाद शनि के बाद कोई अंतर आएगा, वो भी नहीं करेगा तो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वीनस यहाँ पे दिक्कत दे रहा है, तो उनको जो है वो शुक्र देवता के शांति करनी चाहिए। वो कैसे करें? माता लक्ष्मी के व्रत करें और शुक्र से रिलेटेड जो सिग्निफाई चीज़ें हैं, उनका दान दें, यानी शुक्र के दान करें। और शुक्र के बीज मंत्र होते हैं, वो भी आप कर सकते हो, जिससे कि शुक्र जो है वो अपनी नेगेटिविटी छोड़ देगा। फिर सेचन की बात आई, तो जब सेचन में एक अच्छा अंतरा आएगा, अच्छा अंतरा किसे कहते हैं? यानी कि जिनकी जो अंतरा शादी करा देगा, यानी कि शादी के लिए मून को आप देखिए, मून यहाँ पे 3 और 11 दे रहा है, दोनों अच्छे हैं कुल मिला के। 3 वैसे न्यूट्रलाइज है और 11 जो अच्छा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, वो अच्छा है। यहाँ पे 5 है, वो भी अच्छा है। अब यहाँ पे देखिए 1 है और 6 है, दोनों ही बुरे हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे जो है नक्षत्र में 11 आ गया, यानी कि प्लेनेट का भी सपोर्ट, नक्षत्र का भी सपोर्ट और उप नक्षत्र का भी सपोर्ट। यहाँ पे इसको सपोर्ट नहीं मिला। ये जो चीजें हैं वो आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगी कि कौन सा प्लेनेट कब रिजल्ट ऐसा देगा। तो यहाँ पे 6 भी है, 8 भी है, लेकिन 6-8 जो है वो अब विघ्न नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि अगर हम इसका रिजल्ट निकालेंगे तो यहाँ पे आपको इसको 1 पॉइंट मिला, यहाँ पे इसको 2 पॉइंट और 3 पॉइंट मिले, यहाँ पे 3 मिले, तो इसको इससे ज़्यादा पॉइंट मिल गए, नेगेटिविटी से ज़्यादा पॉइंट पॉजिटिविटी को मिल गए। तो मून जो है वो शादी के लिए बहुत अच्छा है, मून इनको नौकरी के लिए बहुत अच्छा है, मून इनके लिए वरदान है। तो जो चंद्रमा देवता है वो सबसे अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं इनको। तो अब इनको क्या करना चाहिए? चंद्रमा का जो सूचा मोती है वो पहन लेना चाहिए, और उसके बाद इनको जो चंद्रमा का जब अंतरा आएगा, यानी कि चंद्रमा का सेचन में, चंद्रमा का यानी वीनस की महादशा में, शनि की अंतरदशा में चंद्रमा का जो अंतरा आएगा, उस समय इनको शादी से रिलेटेड कार्य करें, जिससे क्या होगा कि वीनस और सेचन की इनको शांति करा ले, तो उससे क्या नेगेटिविटी कम हो जाएगी और मून जो है वो अपना रिजल्ट पॉजिटिवली जल्दी से देगा। तो उसकी वजह से इनकी बात बन जाएगी। फिर अगर और वो पीरियड थोड़ा लंबा हो, जैसा भी हो, तो उसमें शादी का काम होए तो अच्छा बात है। नहीं तो फिर और भी प्लेनेट है, जैसे कि राहु है, राहु यहाँ पे ठीक है, राहु कोई बुरा नहीं है, राहु 50-50 है, तो जब 50-50 हो तब काम बन जाता है। तो राहु भी अच्छा है, राहु शादी के लिए बहुत अच्छा है। जिस राहु को सारी दुनिया कोसती है कि राहु ये है, पंडित जी राहु की शांति कराने के लिए बड़े तत्पर हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में राहु जो है वो मैरिज को डिनाय नहीं कर रहा, अलाउ कर रहा है। सारे पंडित जी राहु केतु और शनि के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो रिजल्ट है वो ऐसा नहीं आता। तो राहु देवता अच्छे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये हुई हमारी मैरिज की बात। अब हमारे पास दूसरा जो डाटा है वो है कि इनको गुस्सा, तो जो गुस्सा है वो जो है वो 7वें घर का कनेक्शन अगर 8वें और 12वें घर से हो जाता है तब गुस्सा बन जाता है। तो अब इनको गुस्सा कब कब आता है देखिएगा जरा सिग्निफाई टेबल में कि ये 7-8-12, तो वीनस की महादशा अभी प्रेजेंट में चल रही है, तो अभी इनको बहुत गुस्सा आता है। और ये जो है मार्स, ये भी बहुत बुरा है। मार्स तो यानी कि मंगल देवता बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे रिजल्ट दे रहे हैं, हेल्थ वाइज भी दे रहे हैं और गुस्सा भी आ रहा है। और अब जुपिटर है वो भी बहुत बुरा रिजल्ट ही दे रहा है इनको। ये जो ये नहीं है कि ये सारे जो प्लेनेट है सब बुरे हैं,
नहीं, जुपिटर जो है यहाँ पे आपको ये चीज भी दे रहा है कि इनका जो जॉब है यानी व्यवसाय है उसके लिए अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो एक चीज के लिए एक प्लेनेट रिजल्ट का अलग होता है, दूसरा का लिए अलग होता है। तो जुपिटर जो है मेरिज के लिए और वो बेकार रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन गुस्से के लिए काफी रिजल्ट दे रहे हैं। अब सेचन भी गुस्सा दे रहा है और आपके मार्स है वो गुस्सा नहीं दे रहा है। तो मान लीजिए 3 प्लेनेट गुस्सा दे रहे हैं तो मेजोरिटी आ गई, यानी कि एक यहाँ पे जुपिटर आ गया, गुरु महाराज और मंगल देवता और वीनस देवता। तो ये जो प्लेनेट है ये इनको बहुत ज्यादा गुस्सा दे रहे हैं। अभी इनकी दशा ही महादशा चल रही है, शनि की भी है, तो 4 प्लेनेट हो गए तो काफी मेजोरिटी आ गई। तो इनकी वजह से इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो मेन आपको क्या कब देखना है व्यवहार, यानी कि इंसान का जो नेचर है वो कब देखना है, उसकी अंतरदशा को देख लीजिए, महादशा को देख लीजिए। वो दोनों अंतरदशाएं महादशाएं जिन भावों को देती है वो उनका मूड बन जाता है। तो अभी जो इनका मूड है वो गुस्से वाला है, काफी गुस्सा आता है। तो ये हमने देखा कि वीनस की महादशा में शनि का अंतरा, तो ये जो चीजें आई हमें ये गुस्से से पता चली। ये ये भी जो वीडियो था वो मेरी का था, लेकिन बात आ गई तो मैंने ये बता दिया। अब एक और देख लेते हैं वो जो थी कि इनको ऐसा क्यों फील होता है कि इनके साथ सेक्सुअली हरासमेंट टाइप की घटना हो जाएगी। तो ये जो 7-8-12 है वो सेक्सुअली हरासमेंट कब देता है, यानी कि 3 प्लेनेट इसमें मेजोरिटी में आए। शुक्र देवता, शुक्र देवता जो है वो सेक्स से रिलेटेड है, तो शुक्र देवता यहाँ पे 7-8-12 दे रहे हैं। प्लस राहु और केतु, राहु और केतु एक ऐसे प्लेनेट है जो आकस्मिक असामाजिक घटनाओं को दर्शाते हैं। यानी कि जन्म कुंडली के अंदर 7 ग्रह होते हैं जो सामाजिक हैं, 2 ग्रह हैं जो असामाजिक है, राहु और केतु। इनको समाज से बाहर किया गया, यानी ग्रहों की जो पोजीशन है उनसे बाहर किया गया है। जन्म कुंडली में इनको कोई स्थान नहीं दिया गया, यानी इनकी कोई राशि नहीं है, ये असामाजिक है, ये असामाजिक कार्यों को ही दर्शाते हैं। तो जो बलात्कार जैसी घटना है वो सामाजिक नहीं है, सामाजिक शादी होती है, और बलात्कार जैसी घटना है वो असामाजिक होती है। तो उसके लिए राहु और केतु का योग और प्लस वीनस, वीनस के आने से ही सेक्सुअली हरासमेंट होता है। अगर वीनस ना आए आता है तो इसमें राहु और केतु अगर ये सिग्निफाई करते हैं तो फिर वो डकैती होगी, चोरी होगी, लूटपाट होगी। लूटपाट के साथ अगर वीनस आता है तब सेक्स संबंधी घटनाएं होती है। तो वीनस आ रहा है, राहु और केतु जो है वो ये नहीं सिग्निफाई कर रहे हैं, यानी 7, 8, 12 नहीं कर रहा, तो इनके साथ ऐसी घटना नहीं होगी। लेकिन वीनस आ रहा है तो इनको मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए वीनस अगर सिग्निफाई करता, ये वो है नहीं, अगर करता तो क्या होता, तो हम इसको कैसे इनको निकालते, हम इनको कैसे यहाँ पे जन्म कुंडली में देखते कि ये घटना इनके साथ कब हो सकती है और कैसे होगी और क्यों नहीं होगी और क्या होगी। तो ये जो चीज है ये हमें पता चलती है ट्रांजिट से। तो ये ट्रांजिट में क्या होगा कि 3 ग्रह यानी कि शुक्र, केतु और राहु अगर तीनों एक साथ आ जाएं और विद इन 1 डिग्री या विद इन 2 डिग्री या 3 डिग्री के अंतराल में आ जाए तब ये घटना होगी। तो राहु और केतु कभी साथ में आ नहीं सकते। जन्म कुंडली में राहु और केतु एक दूसरे के आमने सामने ही मिलेंगे, लेकिन नियम बना है तो ऐसा ही है कि राहु केतु एक साथ आ जाए। तो ये आते हैं एक साथ, कैसे आते हैं अभी मैं आपको ट्रांजिट में दिखाता हूँ। तो यह जो ट्रांजिट है, ट्रांजिट ऑफ प्लेनेट, ये आपके जो है वो समझ में कम आएगी। मेरा जो वीडियो बनाने का सिद्धांत है कि सबको समझ में आना चाहिए, तो ये मेरे को तो समझ में आ जाएगी लेकिन आपको नहीं आएगी। तो हम इसका क्या करते हैं कि इस ट्रांजिट को ये मैं एक दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज लेता हूँ, वो मेरे पास है पारासर लाइट। तो ये उन्हीं की जन्म कुंडली है और इसमें है ट्रांजिट, एनिमेट ट्रांजिट। तो काफी आपने सुना होगा गोचर के बारे में कि जब शनि की महादशा, शनि जब ट्रेवल करता है तो काफी सारे ज्योतिष आचार्य आते हैं और नॉर्मल लोगों पे कूद पड़ते हैं कि शनि का गोचर 8वें भाव में आ गया है, आपके क्या होगा कैसा नहीं होगा। ये सब मूर्ख बनाते हैं और कुछ नहीं है। उनको ट्रांजिट अभी देखना कहाँ आता है। तो ये देखिए इसमें ये जो है अंदर की जो कुंडली देख रहे हो आप, ये जो अंदर कुंडली है ये है इनकी जन्म कुंडली, और ये जो बाहर जो कुंडली आप देख रहे हो, ये जो कुंडली है ये है ट्रांजिट, यानी कि
एक्चुअल में अभी जो ट्रांजिट इन पे क्या चल रहा है। तो ये एक्चुअल की जो आज की जो जन्म कुंडली है, कि ट्रांजिट में अभी जो है शनि देवता 8वें मतलब वृश्चिक राशि में है, ये है अभी का ट्रांजिट। तो अब हम ये देखिए कि राहु केतु, और हमें हमारे पास 3 मेजॉरिटी प्लेनेट है बलात्कार के, शुक्र, केतु और राहु। तो शुक्र देवता कहाँ बैठे हैं, तो इनके ट्रांजिट के बहुत सारे नियम हैं। मैं कभी ट्रांजिट का वीडियो बनाऊंगा तो सारे नियम समझाऊंगा। अभी मैं आपको 2 नियम बता देता हूँ कि मैंने बोला था कि राहु और केतु और शुक्र तीनों साथ आने चाहिए। तो याद रखिएगा, ट्रांजिट में अगर हमारी जो जन्म कुंडली बनी है इसके ऊपर ग्रह आ जाए, जैसे कि यहाँ पे राहु है और राहु के ऊपर आ गया केतु और शुक्र, यानी कि यहाँ पे आ गया, यानी कि अभी जो ट्रांजिट है, अभी जो ट्रांजिट है, वो उसमें जो प्लेनेट गोचर कर रहे हैं वो उसके ऊपर आ गया। जैसे कि अभी वृश्चिक राशि में शनि देवता है, तो शनि देवता वृश्चिक राशि में है, जब शनि देवता धनु में आएंगे तो इनके शनि के ऊपर गोचर करेंगे, यानी कहते हैं कि धनु से शनि का गोचर, तो क्या इफेक्ट देगा, तो ये इफेक्ट क्या होगा। तो अब आप देख सकते हो, या तो जन्म कुंडली से और गोचर कुंडली से दृष्टि का संबंध बनाए या इसके ऊपर आ जाए। तो ऊपर आने का मतलब है कि ये 5वें घर में है, तो शनि मतलब जिस राशि में है उसी राशि में उसका प्लेनेट आ जाए, यानी कि 5वें जो, यानी कि सिंह राशि में अगर केतु देवता है, तो केतु देवता के ऊपर यानी कि सिंह राशि में ही राहु आ गए, तो ये दोनों ने संबंध बना लिया, यानी राहु केतु ने संबंध बना लिया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो ये जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि में राहु देवता विराजमान है और कुंभ राशि में ही केतु का गोचर है। तो अब क्या हुआ कि केतु ने भी राहु के साथ संबंध बना लिया और शुक्र उनके साथ है। अगर शुक्र की 7वीं दृष्टि देखी जाए तो 7वीं दृष्टि जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7वीं दृष्टि है वो केतु पे आ रही है जन्म कुंडली में, और राहु पे आ रही है गोचर कुंडली में। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो राहु केतु जो है वो शुक्र के सामने है, तो यानी कि ये एक बड़ा जबरदस्त संबंध हो गया। अब ये बलात्कार जैसी घटना होगी। अब कब होगी, इसकी डेट कैसे पता चलेगी, तो ये चीज हमें पता चलेगा इनके डिग्री से, यानी कि राहु केतु की डिग्री क्या है। यानी कि अब हमें देखना है, ये जन्म कुंडली में नहीं गोचर कुंडली में जाना है, और गोचर कुंडली में डेट देखना है शुक्र की क्या डेट है, सॉरी शुक्र की क्या डिग्री है। शुक्र जो है वो 14 पॉइंट डिग्री है, राहु केतु जो है वो 10 डिग्री है, राहु भी 10 डिग्री और केतु भी 10 डिग्री, तो यानी कि इनकी विदिन डिग्री। तो अभी ऐसी घटना होने का अंदेशा है, लेकिन अब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल में कब हो सकती थी, यानी हम इसको एक दिन पीछे करते हैं माइनस, तो यहाँ पे ये टाइम टूल है, तो इसको हम एक दिन पीछे किया तो शुक्र देवता 13 डिग्री हो गए, तो एक दिन इसको और पीछे किया तो ये 12 डिग्री हो गए, एक दिन और। अब ये देखिए, यानी 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री, यानी कि तीनों जो है वो सेम डिग्री पे आ गए। और जन्म कुंडली में भी शुक्र देवता जो है वो 14 डिग्री है और राहु केतु 11-11 डिग्री है। ये चेंजेस नहीं होंगे, ये चेंजेस होंगे। तो घटना जो है वो गोचर कुंडली निर्धारित करती है। जीवन में कोई भी घटना है वो गोचर कुंडली निर्धारित करती है। तो अब ये जो गोचर कुंडली है वो क्या डेट दे रही है, यानी कि डेट यहाँ पे नीचे आएगी, शनिवार 7 जनवरी 2017, यानी कि आज जो तारीख है वो 10 तारीख, यानी 7 जनवरी को इनके साथ ऐसी घटना, या 7 जनवरी या 8 जनवरी या 6 जनवरी या 10 जनवरी तक, यानी ये जो पीरियड है इसके बीच में इनको घटना हो सकती है। यानी कि हमारे पास अब ये समय आ गया कि ये 10 दिनों में इनके साथ ऐसी घटना हो सकती है, लेकिन ऐसी घटना हुई नहीं है, ना होगी, क्योंकि राहु केतु जो है वो ऐसे सिग्निफाई नहीं करे। मैंने सिखाने के लिए आपको बताया है, तो भगवान न करे किसी के साथ ऐसी घटना हो। लेकिन ये जो घटनाएं होती है मर्डर की, रोबरी की, बलात्कार जैसी घटनाएं हैं, रेप केस जैसी, ये सारी घटनाएं गोचर में अगर जन्म कुंडली के ऊपर प्लेनेट आता है तब होती है। तो इसमें कुछ नियम हैं वो अधूरे रह गए हैं, वो मुझे पता है, लेकिन अच्छा समझाने के लिए कुछ नियमों को थोड़ा सा ढीला करना पड़ता है। तो मेरी आशा है कि जितने भी नॉर्मल जो बिगनर्स हैं वो देखते हैं मेरे वीडियोस, काफ़ी कमेंट आते हैं, तो
वो कहते हैं सर और कुछ थोड़ा मतलब सरल भाषा में समझाएं तो हमें अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश करता हूँ जितनी हो सके उतनी सरल में। तो कुछ नियम है उनको कुछ मरोड़ना तरोड़ना पड़ता है। तो अगर कुछ ज्योतिषाचार्य जो एडवांस हैं उनको कुछ अगर गलती लगती है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। इसके बाद मैं एक और बनाऊंगा मैरिज की प्रेडिक्शन पे वीडियो। उसके बाद हम मैरिज में मांगलिक और मैरिज का जो फिक्स डेट है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।